Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, Learn and Grow with Fraz. Thank you so much for watching my video. I hope you are all doing fine. My viewers, I would like to tell you that I have managed a separate playlist with the name of Business Finance. So you can go to that playlist from there. You can watch any video you like. ओके, सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी यहाँ से बनाऊंगा। सो हम इस वीडियो को भी देखते हैं। अब फाइनेंशियल सिस्टम, बेसिकली हम कारपोरेट गवर्नेंस को पढ़ रहे हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है। अगर मैं आपको दिखा दूं, हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इंटरनेशनल कारपोरेट गवर्नेंस। यहाँ पे हम अभी फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर आ गए। ठीक है जी, इसकी तरफ हम आ जाते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम, ये बेसिकली आपको दो सिस्टम दिखा रहा है, एक बैंक बेस्ड सिस्टम और दूसरा मार्केट बेस्ड सिस्टम। बैंक बेस्ड सिस्टम क्या है, इसको मैं आपको वन बाय वन पढ़ता जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जहां से आपको मेरी समझ ना आए। what you can do, you can pause the video, you can read the lines from the book and then listen to my commentary. तो मेरी कमेंट्री बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ से लाइन पढ़ के आपके लिए इसको इजी वे में एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है। सो बैंक्स प्ले अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन इन्वेस्टर्स विद सरप्लस कैश एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर फंडिंग। सो यहाँ पे बैंक का वो रोल बता रहा है। बैंक का रोल क्या बता रहा है जी? बैंक बेसिकली एक इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे हैं। बैंक ये रोल प्ले कर रहे हैं कि वो ऐसे इन्वेस्टर्स को देखें जिनके पास ज्यादा कैश है, सरप्लस कैश है, और उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनको मीटअप करवाते हैं कि जिनको फंडिंग की जरूरत होती है। सो बैंक दे आर एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। ठीक है जी। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, बैंक बेस्ड सिस्टम में कंट्रीज विद दिस सिस्टम हैव वेरी स्ट्रांग बैंक्स दैट एक्टिवली मॉनिटर कॉरपोरेशंस एंड आर ऑफन इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। सो ऐसे कंट्रीज जहां पे बैंक बेस्ड सिस्टम होता है, वहां पे जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं, स्ट्रांग रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो एक्टिवली मॉनिटर भी कर रहे होते हैं कॉरपोरेशंस की परफॉर्मेंस को, और जो कॉरपोरेशंस के जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं या जिसको हम स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं, उनमें भी बैंक अपनी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। यानी बैंक एक पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल प्ले कर रहे होते हैं कि जहां पे कंपनी ने, फर्म ने अपने लॉन्ग टर्म डिसीजन भी लेने हैं। सो बैंक वहां पे भी एक पार्टनर का रोल प्ले कर रहे हैं, उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं। जर्मनी एंड जापान आर एग्जाम्पल्स। जापान और जर्मनी इसकी बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं जी। ठीक है। दूसरा मार्केट बेस्ड सिस्टम, ये बेसिकली यूएस एंड यूके का एक सिस्टम है। ज्यादातर यूएस की जो मार्केट्स हैं या यूके की मार्केट्स हैं, वो मार्केट बेस्ड सिस्टम्स हैं, वो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज हैं, उनमें मार्केट बेस्ड सिस्टम चलता है। इसको हम पढ़ लेते हैं जी, क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स टेक ऑन द रोल ऑफ द मेन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। फाइनेंशियल मार्केट्स ही मेन रोल प्ले कर रही होती हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का। जैसे बैंक बेस्ड में तो बैंक रोल प्ले कर रहे थे ना, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स ही इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। किन के दरमियान? इन्वेस्टर्स के दरमियान और ऐसी मार्केट्स या ऐसी फर्म के दरमियान जिनको पैसा चाहिए होता है। सो वहां पे बैंक थे, यहाँ पे मार्केट्स हैं। फिर डिबेट्स ऑन वेदर कॉरपोरेशन इन दीज सिस्टम्स हैव शॉर्ट टर्म फोकस देन इन बैंक बेस्ड कंट्रीज ड्यू टू एम्फसिस ऑन शेयर प्राइस एंड मार्केट परफॉर्मेंस। कि इसके ऊपर डिबेट कई दफा की जाती है, इस बात के ऊपर बहस की जाती है कि कॉरपोरेशन जो है इन सिस्टम की, इनका फोकस शॉर्ट टर्म होता है। ये चीज एक डिबेट में आती है कि जो मार्केट बेस्ड सिस्टम है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म होता है। क्योंकि इसका ज्यादातर एम्फोसिस कहाँ पे होता है? शेयर प्राइस पे और मार्केट परफॉर्मेंस पे। अगर मार्केट की परफॉर्मेंस हाई है तो आप ज्यादा शेयर सेल कर रहे होते हैं, अगर मार्केट की परफॉर्मेंस लो है तो अमूमन शेयर की सेल एंड परचेज भी लो हो जाती है। सो ये कदरे शॉर्ट टर्म होता है, ज्यादा रिलायबल लॉन्ग टर्म में ये नहीं होता। ऐसा नहीं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फिजिबल नहीं है, इट इज अ वेरी फिजिबल सिस्टम, बट स्टिल डिबेट्स आर प्रेजेंट के जो कॉरपोरेशंस हैं इस सिस्टम के अंदर, उनका जो है ना फोकस, वो तो ज्यादातर शॉर्ट टर्म फोकस होता है एज कंपेयर टू बैंक बेस्ड कंट्रीज। हाउएवर
they have been argued to be more efficient in funding companies than the bank based systems। लेकिन ये जरूर होता है, इसका एक फायदा ये है कि जो यहाँ पे जो ये जो सिस्टम है, इसमें एफिशिएंट फंडिंग होती है, कंपनीज को फंडिंग ज्यादा मिल जाती है, क्योंकि मार्केट बेस्ड सिस्टम है। अगर मार्केट अच्छी चल रही है तो कंपनी को फंडिंग भी ज्यादा हो जाती है, अच्छे इन्वेस्टर मिल जाते हैं, और वो देखते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस, और कंपनी की अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में करते हैं। तो ये बैंक बेस्ड सिस्टम की निस्बत यहाँ पे एफिशिएंट फंडिंग होती है। ठीक है जी। यूके एंड यूएसए आर द एग्जांपल्स। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म या ओनरशिप स्ट्रक्चर, ये हम थर्ड पढ़ के इसको यहाँ पे हम रोक देंगे। ये हम देखें जी, ये पढ़ रहे हैं दिस वन, थर्ड वन, कंट्रोल मैकेनिज्म। अच्छा जी, अभी हम इसको देख लेते हैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स। ओके जी। फिर कंट्रोल मैकेनिज्म बेसिकली इट टॉक्स अबाउट ओनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक है जी। ओनरशिप किस तरह की होती है ऑर्गेनाइजेशन की, या फर्म्स की, या कंपनीज की। ठीक है जी, ओनरशिप स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे। द ओनरशिप स्ट्रक्चर इज द मेकअप एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग्स इन अ फर्म, कि किस तरह से कंपनीज का मेकअप स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, और शेयर होल्डिंग या शेयर होल्डिंग किस तरह से दी गई होती है। ठीक है जी। सो शेयर होल्डर्स किस तरह से बनाए गए होते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली दो ओनरशिप स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर देखेंगे, एक है वाइडली हेल्ड फर्म्स और दूसरा है क्लोजली हेल्ड फर्म्स। इन दोनों को देख लेते हैं। पहला है वाइडली हेल्ड फर्म्स। वाइडली हेल्ड फर्म क्या है? नो सिंगल इन्वेस्टर हैज लार्ज ओनरशिप स्टेक इन द फर्म। कि जो वाइडली हेल्ड फर्म्स हैं, इसमें कोई सिंगल इन्वेस्टर नहीं होता कि जिसका बहुत ज्यादा ओनरशिप है। इसमें देर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कि जिनकी ओनरशिप होती है, किसी एक दो तीन इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा ओनरशिप नहीं होती। नंबर टू पॉइंट क्या है जी? टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप डोमिनेट। एजेंसी इश्यूज बिटवीन मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर। टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? ये इसमें डोमिनेट कर रहा होता है। और ये टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप होता क्या है? कि जो एक कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, या इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो कंपनी की मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, उसको टाइप वन एजेंसी रिलेशनशिप कहते हैं। और जो वाइडली हेल्ड फर्म्स होती हैं, उनके अंदर वाइडली हेल्ड फर्म के अंदर एजेंसी वन रिलेशनशिप ज्यादा कॉमन होता है, ज्यादा डोमिनेट होता है, ज्यादा पाया जाता है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल में, ओनरशिप एंड कंट्रोल आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये सेपरेट होती हैं। जो वाइडली हेल्ड फर्म है, उनमें ओनरशिप किसी और के पास होती है, और कंट्रोल फर्म का एक सेपरेट, आप कह लें कि एक सेपरेट हेड है उसको कंट्रोल करने का। फिर एग्जिट इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजीज, एग्जिट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। अगर आपने अब इन्वेस्टमेंट निकालनी है या एग्जिट करना है, तो आपको एग्जिट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिसको फॉलो करते हुए आप फर्म से एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटजीज कि जब आपने फर्म को लीव करना है, एग्जिट करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालना है, तो एग्जिट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को आप फॉलो करेंगे। मैनी कंपनीज इन द यूएस एंड यूके आर वाइडली हेल्ड। ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं जो यूके में, यूएसए में, अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर, या यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वो कौन सी होती हैं? वाइडली हेल्ड फर्म। सो हमने वाइडली हेल्ड फर्म के बारे में क्या पढ़ लिया? कि इनके अंदर जो ओनरशिप एक बंदे के पास नहीं होती, कई लोगों के पास ओनरशिप होती है। अच्छा जी। उसके बाद क्लोजली हेल्ड फर्म क्या है? वेयर गवर्नमेंट्स, फैमिलीज एंड बैंक्स आर द मेन शेयर होल्डर्स इन द फर्म। कि जहां पे गवर्नमेंट खुद, या मुख्तलिफ फैमिलीज, कुछ लोग, या बैंक्स जो होते हैं, वो मेन शेयर होल्डर होते हैं फर्म के। उनका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हुआ होता है फर्म के अंदर। फिर टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप डोमिनेट। इसमें टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप डोमिनेट होता है। टाइप टू एजेंसी रिलेशनशिप क्या है? कि
कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स और नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर में जो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, यानी डोमिनेंट शेयर होल्डर और जो लेस डोमिनेंट शेयर होल्डर हैं उनके दरमियान जो कंफ्लिक्ट है उसको टाइप 2 एजेंसी रिलेशनशिप कहा जाता है, या आप कह ले डोमिनेंट एंड माइनर शेयर होल्डर इनके दरमियान। ठीक है जी। फिर मैनेजर एंड शेयर होल्डर इंसेंटिव्स, मैनेजर एंड शेयर होल्डर इंसेंटिव्स अलाइंड। अब यहाँ पे मैनेजर और शेयर होल्डर के जो इंसेंटिव्स हैं ये बड़े अलाइंड होते हैं। उनको पता होता है कि जो शेयर होल्डर का अगर फायदा हो रहा है सो उसकी मैनेजमेंट का भी फायदा होगा। इन दोनों के इंसेंटिव्स आपस में अलाइंड होते हैं। फिर वाइस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, इसमें ज्यादातर अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो है, अच्छी वाइस मीन कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज जो की जाती हैं या जो स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं वो बेहतर होती हैं, वो ज्यादा सिक्योर होती हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है जी। उसके बाद द टेबल बिलो प्रेजेंट्स ब्रेकडाउन ऑफ द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द 20 लार्जेस्ट कारपोरेशन इन नंबर ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे ओनरशिप स्ट्रक्चर दिखाया गया है 20 लार्जेस्ट कारपोरेशन का throughout the globe, throughout the world. Ownership structure has a massive impact on corporate objective. जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है इसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है कारपोरेट किसी भी कारपोरेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। Whereas all shareholders wish to maximize the value of their investment, how value is assessed differ according to the individual. अब हर शेयर होल्डर का ही विश टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर शेयर होल्डर यही चाह रहा होता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करूं, लेकिन ये है कि ये वैल्यू डिफरेंट, इसको एक्सेस करना डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। ये बेसिकली उन्होंने बताया हुआ है। नंबर वन पे उन्होंने पहले बताया हुआ है ऑस्ट्रिया वाइडली हेल्ड 5% है, फैमिली ओन्ड 15% कारपोरेशन हैं, स्टेट ओन्ड 70%, अदर 10। ठीक है। इस तरह बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब में डिफरेंट कारपोरेशन का स्ट्रक्चर बता बता दिया गया है इन 20 में। ठीक है जी। सो ओवरऑल क्या है कि मैनेजर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, मिनॉरिटी शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, इनका आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट अगर है तो कारपोरेशन बड़ी अच्छी आपकी चलेगी। कारपोरेशन अच्छे जो है एक आपको अच्छा पैसा कमा के देगी, और ये ट्रस्ट होना लाजमी है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 शुरू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 शुरू हो जाएगा। सो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ। आप लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड हिट इट एंड डू सब्सक्राइब इट। इसके अलावा आप अपने जो दोस्त हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। ये एक एकेडमिक टॉपिक्स के ऊपर, इस चैनल के ऊपर वीडियोस मैं बनाया करता हूँ, आगे भी बनाता रहूंगा। तो आप लोगों के लिए ये बड़ी फायदेमंद चीज़ होगी अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। सो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रोक लेता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। सो टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।